औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके पास ना तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी और ना ही पहनने के लिए कोई जूते। एक ऐसे मुल्क में रहता था जिसके 90% लोगों के पास 2 वक्त तक की रोटी नहीं हुआ करती थी। जहां जिंदा रहना बहुत मुश्किल हुआ करता था, वहां पर अपने सपनों को जिंदा रख पाना बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं ना लोग, जो कश्ती बहुत जिद्दी हुआ करती है ना, वो तूफान की फिक्र नहीं करती, वो तूफान को भी हार मनवा देती है। कुछ ऐसी ही जिंदगी की कहानी है माने की, सौडियो माने की, जो फुटबॉल की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है। अगर हम उसकी जिंदगी की कहानी देखें तो उसने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा, ऐसी जगह पर अपनी जिंदगी गुजारी जहां पर 2 वक्त की रोटी उसे नसीब नहीं हुआ करती थी, पहनने के लिए जूते नहीं हुआ करते थे। बाकी छोटी मोटी सहूलियात को तो छोड़ो, एक ऐसे गांव में रहना जहां पर अस्पताल तक नहीं हुआ करता था, जहां पर स्कूल तक नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से ना वो पढ़ सका और ना ही कुछ ऐसी फैसिलिटीज हुआ करती थी जहां पर वो जाकर खेल सके और खेल में अपना नाम बना सके। मगर ये वो प्लेयर था जिसने अपनी जुनून, अपनी लगन से मेहनत की। ये अपना कोच खुद था, वहां पर इसका कोई कोच नहीं हुआ करता था। लेकिन जब अंदर से जुनून हो, लगन हो कुछ कर दिखाने की, तो हर इंसान अपने अंदर का खुद कोच बन जाता है, अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकता है। उसने अपने आप को खुद मोटिवेट किया कुछ बनने के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में उसको पहली बार मौका मिला अपने ट्रायल्स देने का। मगर जब उसको पता चला कि वो ट्रायल्स 160 किलोमीटर दूर है, 160 किलोमीटर दूर जाकर उसको ट्रायल्स देने थे, मगर उसको वहां जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे और उसके पास वो पैसे तक ना थे। लेकिन जब उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर लगन है, उसने 160 किलोमीटर का सफर भागकर दौड़कर तय किया। और जैसे ही वो वहां जाकर पहुंचा जहां पर ट्रायल्स हो रहे थे, तो उसके पांव के जो जूते थे फटे हुए थे, इतने फटे हुए थे कि उसकी जो उंगलियां थी वो साफ नजर आ रही थी। और वहां पर जितने भी ट्रायल्स देने वाले लोग थे वो फुल्ली प्रिपेयर थे, उनको किट्स मिली हुई थी, उनके जूते प्रॉपर थे, उनके ग्लव्स प्रॉपर थे, उनकी हर चीज प्रॉपर थी। ऐसे लग रहा था कि वो प्लेयर्स बनकर आए हुए हैं। और वो शख्स, वो बच्चा ऐसे लग रहा था कि वो किसी गली, किसी जगह से ऐसे ही उठ के आ गया है, उसको कुछ इल्म नहीं है कि यहाँ पर ट्रायल्स हो रहे हैं। तो वहां पर जो ट्रेनर था वो पूछ रहा था कि कौन कौन से बच्चे तैयार हैं, अब ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। तो जब उस माने ने कहा कि मैं भी रेडी हूं, तो उस कोच ने कहा, बेटा तुम तैयार नहीं हो पाए, लगता है तुम तैयार नहीं होके आए, क्योंकि तुम्हारे जूते ही नहीं लग रहे, तुम्हारी शक्ल ही नहीं लग रही कि तुम तैयार हो। तो उस वक्त माने ने एक बात कही, मुझे सिर्फ 5 मिनट का मौका दे दो, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रायल्स देने दो, मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन तैयार होकर आया है और कौन तैयार नहीं होकर आया। आपको इल्म हो जाएगा कि कौन फुल्ली प्रिपेयर है। तो उस वक्त उस कोच ने उसको 5 मिनट दिए और 5 मिनट के अंदर उसने अपनी वो लगन दिखा दी कि उस कोच को भी इल्म हो गया कि असल प्लेयर कौन है, कौन फुल्ली प्रिपेयर होकर आया है। अगर हम देखें तो माने की जिंदगी में यही मुसीबत नहीं रही। 12 साल की उम्र में उसने सोचा कि अब मैंने ट्रायल्स को अचीव कर लिया है, ट्रायल्स में मैं कामयाब हो गया हूं, तो अब मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। और जैसे ही वो घर आया तो उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी। 12 साल की उम्र में ये चीज उसने देखी। उसकी डेथ इस वजह से हुई क्योंकि उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो माने ने उस दिन सोच लिया कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल भी बनाऊंगा, स्कूल्स भी बनाऊंगा। इतनी मेहनत की कि दुनिया आज उसका नाम लेती है और वो कोच भी उस माने की वजह से पहचाना जाता है। इसी तरह वो अचीव करते 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 दुनिया की एक बड़ी लीग में पहुंच गया। जब तो उसने अपने पहले ही गेम के अंदर पहला ही मैच खेला तो उसमें 3 मिनट्स के अंदर 3 गोल कर हैट्रिक कर एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक दुनिया में कोई भी प्लेयर नहीं तोड़ पाया। जो अब लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाता है माने, उसमें से 60% अपना वो चैरिटी में दे देता है।
और उसके पास जो अब iPhone 7 है वो भी टूटा हुआ है। उससे किसी ने पूछा, इतने अरबों खरबों की मालिक हो तो आप अच्छा फ़ोन क्यों नहीं रखते? तो उसने कहा कि मैं ये जो मेरा iPhone टूटा हुआ है मैं इसे बनवा लूँगा, मुझे ऐसे बड़े फ़ोन्स और इतनी आलीशान चीज़ों की क्या ज़रूरत है जब मेरी इसी में गुजारा हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ करना हो, कुछ लगन हो तो इंसान कर सकता है। इसकी कहानी से, इसकी ज़िंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसे पूरी दुनिया बेवकूफ समझती रही। एक ऐसा बच्चा जिसको 3 माह के अंदर ही उसके स्कूल वालों ने निकाल दिया। इस वजह से निकाल दिया कि उसके स्कूल वाले ये समझते थे कि ये बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है, ये बच्चा इस काबिल नहीं है कि ये किसी भी स्कूल में पढ़ सके और तालीम हासिल कर सके। उसकी माँ ने कोशिश की कि वो उस बच्चे को अपने घर में पढ़ा सके, मगर वो भी नाकाम रही। अगर हम इस बच्चे की काबिलियत का अंदाजा लगाएं तो एक दफा इस बच्चे ने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा और इस बच्चे ने यह सोच लिया कि ये चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। उस बच्चे ने बहुत सारे कीड़े इकट्ठे किए और उसका जूस बनाया। उसका जूस बनाकर अपने एक दोस्त को पिला दिया। उसने सोचा कि ये जैसे ही जूस पिएगा और वो भी उड़ने लग जाएगा, मगर उसके नतीजे में वो बच्चा बीमार पड़ गया। इस बेवकूफ बच्चे को आज हम थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। थॉमस एडिसन, जिसने साइंस की दुनिया में 1040 इजादात करके पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। अगर हम सिर्फ इस शख्स की इजादात का जिक्र करें इस पूरी वीडियो के अंदर, उनके सिर्फ नाम ही बताएं तो हमारी वीडियो खत्म हो जानी है। अगर हम इस शख्स की एक बहुत बड़ी इजाद जो कि बल्ब की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, इस शख्स ने बल्ब को बनाते हुए 1000 बार तजर्बात किए, जिसके नतीजे में 999 बार ये बंदा नाकाम रहा। लेकिन ये शख्स उस 999 बार नाकामी को इस तरह से पेश करता है। इस शख्स ने कहा, मैं 999 बार नाकाम नहीं रहा, बल्कि मैंने 999 ऐसे तरीके ढूंढे जिसके नतीजे में हम बल्ब नहीं बना सकते, और इनमें से एक तरीका मैंने ऐसा ढूंढा जिसके तरीके से हम बल्ब बना सकते हैं। जब ये बल्ब बना रहा था तो उस वक्त पूरी दुनिया के साइंसदान इसी कोशिश में थे कि वो बिजली से रोशनी पैदा कर सकते। वो जानते तो थे कि बिजली से रोशनी पैदा की जा सकती है, मगर वो बनाने में नाकाम रहे। जब थॉमस एडिसन ने ये इजाद कर दी तो तब भी पूरी दुनिया उसको बेवकूफ कहते रही। कोई भी इसकी बात को नहीं मानता था कि तुमने वो इजाद कर ली है। जैसे ही उसने ये तजर्बा पूरी दुनिया के सामने पेश किया तो पूरी दुनिया ने इसको दाद भी दी। उस बेवकूफ शख्स ने 1040 इजादात पूरी दुनिया को दी, जिसको पूरी दुनिया बेवकूफ समझते रही। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें ये अंदाजा होता है कि कामयाबी का ताल्लुक कभी भी जहानत से नहीं होता। कामयाबी का ताल्लुक इंसान की मेहनत से होता है। कामयाबी का ताल्लुक कुदरत से होता है कि कुदरत इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे। अगर हम बात करें कि बिल गेट ने एक बार यह बताया कि वो 3 चीजों में फेल हो गया और उसका दोस्त जो कि सारी चीजों में पास हो गया था, आज वो दोस्त बिल गेट का वो दोस्त बिल गेट की कंपनी में काम करता है जो कि सारी चीजों में पास हो गया था। दोस्तों, इसका ताल्लुक इंसान की मेहनत से है, उसकी जहानत से नहीं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाना
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंस्पायरिंग और ऐसी मोटिवेशनल कहानी के बारे में जिसके बारे में अगर हम बात करें कि ऐसा शख्स, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का जिसने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करवाकर दुनियाई क्रिकेट में अपना नाम बना लिया। एक ऐसा शख्स जो अगर बॉलिंग करवाता जिसके आगे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर अगर बैटिंग करते तो वो भी मुश्किल में आ जाते। अगर हम बात करें कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कैसे ऐसी अचीवमेंट हासिल की, इसने अपनी जिंदगी का सफर कैसे शुरू किया। इस शख्स ने 450 से ज्यादा विकेट्स दुनियाई क्रिकेट में हासिल की। एक ऐसा शख्स जो कि दुनिया का सबसे तेज तरीन फास्ट बॉलर बना, उसके बारे में कौन नहीं जानना चाहिए। अब हम सब जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर कौन से स्ट्रगल्स होते हैं, किस तरह के स्ट्रगल्स किसी को फेस करना पड़ सकते हैं। शेब अख्तर अपनी जिंदगी का एक वाकया बताते हैं कि कैसे एक टांगे वाले ने, एक गरीब शख्स ने उसकी मदद की। शेब अख्तर बताता है कि कैसे एक गरीब शख्स ने शेब अख्तर को जूस पिलाकर उसकी मदद। शेब अख्तर एक वाकया बताते हैं कि पास पैसे नहीं हुआ कर, उसको एक जॉब करनी थी जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो वो चाहता था कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जहां पर वो सुकून भी हासिल कर सके और जो उसकी दिलचस्पी भी हो। शेब अख्तर को क्रिकेट खेलने का शौक था, तो शेब अख्तर ऐसी जॉब करना चाहता था जहां पर उसको कुछ पैसे भी मिल सके और वो अपना शौक भी पूरा कर सके। उसको रावलपिंडी से लाहौर जाना था, तो उस वक्त उसके पास जेब में पैसे ना थे। जेब में पैसे ना होने की वजह से वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया कि हम जाएंगे और बस पर बिना टिकट के हम जाएंगे। तो उन्होंने वो सफर किस तरह से तय किया। शेब अख्तर बताता है कि बस का जो ड्राइवर था बहुत ही खड़ूस था और वो हर वक्त ये चेक करने में लगा रहता कि कोई ऐसा शख्स तो बस में नहीं बैठा जो कि बिना टिकट पर। तो शेब अख्तर बताता है कि वो बस के पीछे लटक कर जाते और जैसे ही बस स्लो होती तो वो बस से उतर जाते और जैसे ही वो बस दोबारा चलना शुरू करती तो वो बस पर फिर से लटक जाते। इसी तरह उसने 8 घंटे का सफर, रावलपिंडी से लाहौर तक का सफर बस पर लटक कर गुजारा। और जैसे ही वो लाहौर पहुंचा तो लाहौर में अगले ही दिन ट्रायल्स थे, मगर उसको भूख लगी हुई थी और उसने रात भी गुजारनी थी। उसने खाना भी खाना था और सोना भी था, तो उसके लिए उसके पास कुछ पैसे ना थे। तो शेब अख्तर बताता है कि उसने एक टांगे वाले को देखा और उस टांगे वाले को कहा कि अगर आप मेरी आज मदद करोगे, मुझे खाना खिलाओगे और मुझे सोने के लिए कोई जगह दोगे तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो वो शख्स कहता है, अच्छा आप मुझसे मिलने आओगे और आप मेरी मदद करोगे। तो उस शख्स ने, उस गरीब शख्स ने अपने उस मजदूरी वाले पैसों से शेब अख्तर को खाना भी खिलाया और उस शख्स ने शेब अख्तर को उस अड्डे पर जहां पर वो खुद सोया करता था, शेब अख्तर को भी सोने के लिए जगह दी। और फिर जब अगले दिन ट्रायल्स होने थे तो शेब अख्तर को उस स्टेडियम के पास भी शेब अख्तर को उसी टांगे वाले ने बिना पैसे से वहां पर छोड़ कर आया। तो शेब अख्तर बताता है कि मेरी जिंदगी का सफर उस टांगे वाले से इस तरह से शुरू हुआ। शेब अख्तर बताता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा शख्स भी आया जो कि जूस बेचा करता। शेब अख्तर बताता है कि और जूस बेचा करता था और वो जूस वाले के पास गया और जूस वाले को कहा कि अगर तुम मुझे गन्ने का जूस दोगे तो मैं जब बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा तो तुम्हें ये गन्ने की एक मशीन लेकर दूंगा। तो उस शख्स ने शेब अख्तर को कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बड़े प्लेयर बन पाओगे? तो शेब अख्तर ने उस जूस वाले को जवाब दिया, क्या तुम्हें मेरी आंखों में आग नजर नहीं आ रही? क्या तुम्हें मेरी आंखों में वो जिस्तजू, वो लगन नजर नहीं आ रही जिससे मैं बड़ा प्लेयर बन सकूं? अगर तो तुम्हें वो लग रहा है तो आज मुझे जूस पिलाओ और फिर देखो कि जब मैं बड़ा प्लेयर हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको गन्ने की बड़ी मशीन लेके दूंगा। तो शेब अख्तर ने ये बताते हुए कहा कि उस शख्स ने शेब अख्तर को 1.5 साल डेली फ्री में जूस का गिलास पिलाया। और शेब अख्तर बताता है कि जब वो बड़ा प्लेयर बन गया तो वो उस टांगे वाले के पास भी गया
उसने शेब अख्तर ने बताया है कि जब वो बहुत बड़ा प्लेयर बन गया और उसने रावलपिंडी में एक अच्छा मकान बना लिया, तो उसने सोचा कि मुझे आप उस टांगे वाले, उस अजीज के पास अब जाना चाहिए। उसको उसका नाम तक भी याद था। तो वो टांगे वाले को ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसने अपना भेष बदला और चल पड़ा, और वहां पर उसने उस टांगे वाले को एक जगह पर सोया हुआ पाया, जहां पर वो टांगे वाले के पास गया और बताया कि मैं वो बच्चा हूं, वो लड़का हूं जिसे तुमने उस वक्त मदद की जब मेरे पास पैसे ना थे, और तुमने मुझे ट्रायल्स देने के लिए उस स्टेडियम तक भी पहुंचाया, मेरी भूख को मिटाने के लिए मुझे खाना भी खिलाया, और मेरी नींद को पूरा करने के लिए मुझे उस जगह पर रिहाइश भी दी, और आज मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन गया हूं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। तो उस शख्स ने कहा, वाकई तुम वो प्लेयर बन गए हो। वो उछलने लगा और उसे गले लगा लिया, और कुछ ही देर में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और सारे लोग शेब अख्तर को मिलने के लिए बहुत तरस रहे थे, तड़प रहे थे। और शेब अख्तर ने कहा, देखो ये सारे लोग मुझे मिलने आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूं और मैं तुम्हें मिलने आया हूं। तो उस शख्स ने, उस टांगे वाले ने, उस अजीज ने शेब अख्तर को कहा, आओ चलते हैं, हम खाना खाते हैं। तो शेब अख्तर को उस दिन भी उस शख्स ने, उस टांगे वाले ने खाना खिलाया। जब वो खाना खिलाया तो उसके पैसे भी उसी टांगे वाले ने ही दिए। शेब अख्तर ने कोशिश की कि उस टांगे वाले को कुछ पैसों से मदद कर सकूं, तो उस टांगे वाले ने उससे वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। शेब अख्तर ने यह भी बताया कि जब वो जूस वाला था जिससे उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गन्ने की मशीन लेके दूंगा अगर तुम मुझे जूस पिलाते हो, तो वो शेब अख्तर कहते हैं कि मैंने उस शख्स को भी ढूंढने की कोशिश की और मुझे पता चला कि वो शख्स इंतकाल कर चुका है। तो फिर शेब अख्तर ने बताया कि मैं के लुहाइकीन को, उस शख्स को ढूंढते ढूंढते उनके लुहाइकीन कि मैं अब आपको गन्ने की मशीन तो नहीं लेके दूंगा, मैं आपको दुकान लेके दूंगा। तो उसने उनके घर वालों को वो भी लेके दी और उसने कहा कि शायद मेरा कर्ज अता हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी मैं कांच हूँ, इसीलिए सबको चुभता हूँ। जिस दिन मैं शीशा बन जाऊंगा उस दिन सारी दुनिया देखे। कहते हैं कि अगर कमान को जितना जोर से खींचा जाए तीर उतना दूर जाता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, किसी एक सल्तनत का एक बादशाह था जो कि बहुत ही अक्लमंद था। उसने अपने मुल्क की, अपनी रियासत की जो रियाया थी उनको समझाने के लिए अपने मुल्क की एक सड़क पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, जिससे जितने भी आने वाले लोग थे उनको मुश्किल पेश आती। वो गुजरने में बहुत उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहा था, और जो भी शख्स वहाँ से गुजरता वो बादशाह के बारे में बुरा भला कहता। कोई तो शख्स ये कह देता कि ये बादशाह की जिम्मेदारी है, बादशाह की हुकूमत में हमें ये देखना पड़ रहा है, बादशाह अक्लमंद नहीं है। कोई कहता कि बादशाह को कोई भी शऊर नहीं है, कोई कहता कि बादशाह हमारे लिए कुछ सोचता नहीं है। वहाँ से बड़ी बड़ी सल्तनत के बादशाह गुजरे, वहाँ पर शहजादे गुजरे, उन्होंने यही चीज़ें कही बादशाह के बारे में। और बादशाह वो पत्थर रखने के बाद एक जगह पर छुपा हुआ था। बादशाह उन सब की बातें सुनता रहा, और उसी वक्त वहाँ पर एक किसान गुजरा जो कि सब्जियां बेच रहा था। तो उसने अपने सब्जियों का टोकरा वहाँ पर रखा और उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने ये कोशिश की, उसने ये सोचा अगर मैं ये पत्थर हटा दूंगा तो यहाँ पर से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ मुसीबत नहीं आएगी, उन्हें मुश्किल पेश नहीं होगी। तो पत्थर इतना बड़ा था कि उस एक शख्स से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था।
मगर उस एक शख्स ने अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से उस पत्थर को हटा दिया। जैसे ही वो शख्स उस पत्थर को हटाने के बाद अपनी सब्जियां बेचने के लिए रवाना हो लगा तो उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ा थैला जो कि सोने का पड़ा था, जो कि बादशाह ने खुद उस पत्थर के नीचे रखा था। तो दोस्तों कि उसने उस बड़े पत्थर की मुसीबत को हटाया तो उसके लिए बड़ी कामयाबी उसके सामने मिली, उसको वो प्रॉफिट मिला सोने के थैले की शक्ल में। इसीलिए कहते हैं कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना बड़ा फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो बीज मौसम की सख्तियां बर्दाश्त नहीं करते वो फल भी नहीं देते। जो लोग तकलीफ़ें उठाते हैं, मुश्किलात उठाते हैं, मुश्किलात को अपने साथ गले लगाते हैं, वही लोग कामयाबी का ताज अपने सर पर सजाते हैं। हर तूफान आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने नहीं आता। कुछ तूफान आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर, आपके पास जो मुश्किलात होती हैं उनको दूर करने भी आता है, आपकी मुश्किलात को रास्ते से साफ करने भी आता है। जो लोग रुक जाते हैं वो हार जाते हैं और जो लोग डट जाते हैं वो जीत जाते हैं। आपने किस तरह का रास्ता अपनी ज़िंदगी में चुनना है। जितना ज़्यादा आप दर्द अपनी ज़िंदगी में उठाओगे उतनी बड़ी कामयाबी आपके सामने आएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि हर शख्स की कहानी है। हर शख्स मुसीबतों में फंसा हुआ है, मुश्किलात में फंसा हुआ है और परेशानियां उसका साथ नहीं छोड़ती, हमेशा परेशानियां उसके साथ रहती हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा टॉपिक है। हर शख्स ये चाहता है कि वो अपनी मुसीबतों से जान छुड़ा ले और वो चाहता है कि जब तक उसकी जान नहीं छूटेगी तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा या उसको परेशानी ही रहेगी। वो इन मुसीबतों से दूर होना चाहता है। तो एक दफा एक शख्स जो कि बहुत ही बड़ा अफसर था किसी दफ्तर में, तो वो बहुत ही परेशान रहता था। वो परेशान इस वजह से रहता था कि वो कभी ना कभी किसी न किसी वक्त कोई ना कोई परेशानी में हमेशा रहता था। वो एक सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद दूसरी सिचुएशन में आता तो उसको कोई ना कोई परेशानी और आ जाती और वो इस चीज की वजह से बहुत ही परेशान हो चुका था। वो चाहता था कि वो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं उसकी लाइफ के अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो जाएं और फिर जाके वो सुकून की जिंदगी गुजार सकेगा। तो वो एक दफा किसी रास्ते पर जा रहा था और उसको एक बुजुर्ग मिला और उस बुजुर्ग ने कहा उस लड़के से या उस आदमी से कि भाई तुम क्यों परेशान हो। तो उसने अपना सारा वाकया उस बुजुर्ग के सामने पेश किया और उसको कहा कि यार मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं एक मुसीबत को या एक मुश्किल को दूर करता हूँ तो फिर कोई और परेशानी या कोई और मुसीबत मेरे पर आ जाती है और इसी तरह ये मेरे पास आती ही रहती हैं और मैं हमेशा ही परेशान रहता हूँ। तो बुजुर्ग ने उस शख्स को कहा कि आज मेरी एक बात मानो और मेरा एक कहना मान लेना। तो बुजुर्ग ने उस शख्स को कहा कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी सारी परेशानियां दूर कर पाओगे, मगर आपको एक दिन मुझे देना होगा। एक काम करो, मेरे पास 100 ऊंट हैं। अब एक काम करना कि वो सारे 100 ऊंट ले जाओ और 100 के 100 ऊंट जब तक सो ना जाए तो आपने पूरी रात सोना नहीं है। आपने पहले इन 100 ऊंटों को सुलाना है। जब तक ये सो जाएंगे तो उसके बाद आपने भी सुकून से नींद करनी है। तो वो शख्स चला गया और फिर जब वापस आया तो बुजुर्ग ने पूछा, हाँ भाई आप बताओ कि मैंने कल आपको 100 ऊंट दिए थे और कहा था कि ये 100 ऊंट जब सो जाएं तो मुझे बताना और फिर आप सो जाना, फिर आपको सुकून की नींद आएगी। तो बताओ क्या आप ये काम करने में कामयाब हो पाए। तो उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो एक पल की भी नींद नहीं आ पाई। उसकी वजह ये थी कि मैं
जब भी किसी एक ऊंट को सुलाने की कोशिश करता तो कोई ना कोई दूसरा ऊंट उठ खड़ा होता। इसी तरह मैं 100 ऊंटों में से अगर 99 ऊंट भी बिठा लेता था तो कोई एक ऊंट ऐसा होता था कि वो खड़ा हो जाता था। तो इस तरह मैं इस चीज के लिए माजरत चाहूंगा और मैं कामयाब नहीं हो पाया कि मैं 100 ऊंटों को सुला सकूं और मैं खुद भी एक पल की नींद कर पाऊं। उस बुजुर्ग ने कहा, हमारी परेशानियां भी कुछ इसी तरह से हैं। हम एक परेशानी को या एक मुसीबत को दूर करते हैं तो उसी वक्त कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी हमारे लिए और खड़ी हो जाती है। तो इसको हल करने का या इससे निपटने का जो बेस्ट तरीका है, जो असल तरीका है, वो ये है कि हमें इन्हें परेशानियां और इन्हीं मुसीबतों के अंदर ही अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को इसी में ही एडजस्ट करके अपनी लाइफ को गुजारना होगा। अगर हमने ये सोचा कि हम उन्हीं 100 ऊंटों की तरह जब तक वो 100 ऊंट नहीं बैठ जाएंगे तब तक नींद नहीं करेंगे, तब तक सुकून नहीं करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारी हालत ऐसी होनी है कि हमने कभी भी जिंदगी में सुकून हासिल ही नहीं कर पाना। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि इसी ही लाइफ के अंदर ऐसे तरीके ढूंढे जाएं कि अगर कोई मुसीबत है भी सही तो उसको इग्नोर किया जाए, उसको सोच तो किया जाए लेकिन उसको दिमाग पर अपने सवार ना किया जाए। दोस्तों, यही एक तरीका है जिससे हम मुसीबतों, परेशानियों और अपने जितने भी ऐसे यही एक तरीका है जिससे हम अपनी मुसीबतों को और अपनी परेशानियों को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी एक स्मूथ लाइफ चला सकते हैं। अगर हमें ऐसा ना किया तो हम पूरी जिंदगी विदाउट सुकून गुजारेंगे और वो बेमायने हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में, इस जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बुलंदी अपने काम में रखो, ना कि अपनी आवाज में। फसलें बारिश से होती हैं, ना कि बाढ़ से। दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया में कोई शख्स है जिसमें कमी महसूस हो रही है तो आप उस शख्स की इस्लाह करो, और अगर आपको इस दुनिया में हर शख्स ही बुरा नजर आ रहा है तो समझो कि आपको अपनी इस्लाह की जरूरत है। आपको अपनी इस जिंदगी में अपने आप को कामयाब देखना चाहते हो तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। इतनी मेहनत करो कि कामयाबी आपका खुद ही नाम पुकारने लग जाए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं। इन आइडियाज से कुछ नहीं बनना है तो मेहनत से। जो शख्स मेहनत करके अपने आइडियाज पर इंप्लीमेंटेशन करता है, उन पर अमल करता है, उनके लिए एफर्ट्स लगाता है, वही लोग कामयाब होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि टैलेंट हर शख्स में है इस दुनिया में, कुछ छुप जाते हैं और कुछ छप जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? अगर आप कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, अगर आप अपने लिए नहीं बनना चाहते, आप लोगों के पास एक से बढ़कर एक आइडिया होता है मगर आप अपनी जिंदगी में फैसले नहीं ले पाते। ये जो फैसले नहीं ले पाते, अगर आज फैसला नहीं ले पाओगे तो पूरी जिंदगी पछताओगे। और फैसला नहीं ले पाते इसीलिए उस पर अमल नहीं कर पाते। अपनी जिंदगी में फैसले लेने का जो है तरीका बनाओ, किसी भी काम को करने का, फैसला करने का एक आइडिया बनाओ, उसको करने का, अचीव करने का एक हौसला पैदा करो। तो ये चीज़ अगर आपके पास आ गई तो आप अचीव भी कर सकोगे, उसको हासिल भी कर सकोगे। अगर आपने किसी चीज़ को हासिल करना है तो अपने माइंड में ये रखो कि मैं उन लोगों के लिए हासिल करूं जो चाहते हैं कि मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ बन सकूं, या फिर उन लोगों के लिए बन के दिखा दो जो ये चाहते हैं कि आप कुछ ना बनो। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर आपको चलना होगा, आपको फैसले करने होंगे। कहते हैं कि टैलेंट हर किसी में होता है, हर किसी में होता है। कुछ लोग छप जाते हैं और कुछ लोग छुप जाते हैं। आपने किन में से बनना है?
छप जाने वालों में से बनना है या छुप जाने वालों में से बनना है, ये आप पर है। आपने किस तरह से मेहनत करनी है। कहते हैं कि अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी लोगों के कानों में गूंजे। आपने मेहनत करनी है अपनी कामयाबी। दोस्तों, दो बातें अपनी जिंदगी में ठान लो। एक ये कि अगर जिंदगी में रास्ता मिल गया तो ठीक, वरना मैं अपना रास्ता मैं खुद बना लूंगा। और जिस कॉपी पर हर बात लिखने की आदत हो जाए तो वो कॉपी रफ कॉपी बन जाती है, और जिस कॉपी पर अगर रफ काम हो जाए तो वो कॉपी बेकार हो जाती है, उस कॉपी का कोई फायदा नहीं होता। तो अपनी जिंदगी में भी हर बात, हर गोल इकट्ठा ना बनाओ, हर गोल की अपनी अहमियत रखो। पहले एक गोल को अचीव करो और फिर दूसरे गोल पर जाओ। ऐसा नहीं कि हर एक ही तीर से 50 टारगेट आपने बना लो। नहीं, आपने अपनी जिंदगी में फैसले लेने हैं और छोटे छोटे फैसले लेकर और अपनी सीढ़ियां पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी से तीसरी सीढ़ी पर चढ़ो। ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी से 50वीं सीढ़ी पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर इंसान जानना चाहता है। हर इंसान ये जानना चाहता है कि कामयाब इंसान किस तरह से काम करते हैं, कामयाबी किस तरह से मिलती है। दोस्तों, दुनिया में अगर आप देखोगे कि जितने भी कामयाब इंसान हैं तो उनके अंदर एक चीज लाजमी होगी। वो हमेशा जब भी कोई काम गलत होगा वो सबसे पहले अपने ऊपर लेकर देखेंगे। वो देखेंगे कि इसके अंदर गलती किसकी थी। वो सबसे पहले वो गलती अपने ऊपर लेंगे और कहेंगे इसमें मेरी गलती थी, मैंने ये चीज गलत की तो इसलिए ही हम नाकाम हो गए। तो वो उस चीज को सही करेंगे, अपनी गलती को सही करेंगे, ना कि दूसरों की गलती उठाकर उन सबको बुलाकर और कहेंगे कि तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हारी ये गलती थी, ये तुम्हारी गलती थी। जो शख्स दूसरों पर उंगली उठाएगा वो नाकाम लोगों में शामिल हो जाएगा, और जो शख्स अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा वो शख्स कामयाब शख्स बन जाएगा। और इसीलिए कहते हैं ना कि जो कामयाब शख्स होता है वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी को पकड़ता है और उसको इतनी लगन से करता है और उस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाकर लोगों के सामने एक माइलस्टोन बना के रख देता है, एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के रख देता है। और नाकाम शख्स के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ अपॉर्चुनिटीज का पड़ा होगा, वो इग्नोर करता 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 उस अपॉर्चुनिटी को गवा देगा। और ये चीज होती है कामयाब शख्स में और नाकाम शख्स में एक बड़ा फर्क। दोस्तों, अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपने ऊपर जो भी चीजें हैं, जो भी आपके अंदर गलतियां हैं, तो उनको देखो, उनको सही करने की कोशिश करो, ना कि दूसरे लोगों पर उंगलियां उठाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह ना देखो, अगर आप ये चाहते हो कि हमेशा आप कामयाब होते रहो, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि जिंदगी का लाइफ साइकिल किस तरह से चलता है और एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल किस तरह से चलता है। तो अगर आपको ये कहानी, ये बात समझ आ गई तो आपको थोड़ा सा इल्म हो जाएगा कि आपको अपनी लाइफ को गुजारने का कौन सा वे चुनना होगा, आपको किस तरह से अपने फैसले करने होंगे। दोस्तों, समटाइम हम कुछ बहुत ज्यादा हासिल करने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर हम इनिशियल स्टेज के बारे में बात करें कि अगर हम जब इनिशियल स्टेज पर होते हैं अपनी लाइफ के, हम चाहते हैं कि कुछ काम करें और अपनी मेहनत से कुछ बन पाए, तो उस टाइम हमारे पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं, ना पैसा, और ना ही कुछ लोग हमें कुछ बना के दे सके, और ना हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ चल सके।
उस इनिशियल स्टेज के बारे में अगर मैं आपको कहूं कि आपको उस इनिशियल स्टेज से जितना जल्दी हो सके आगे चला जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टेज पर आप एक ऐसे लेवल पर होते हैं कि आपको खाने के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होता। आप बचाने की कोशिश करते हो लेकिन बचा नहीं सकते, लेकिन आप अपनी मेहनत और लगन से उस इनिशियल स्टेज से हट सकते हो, आगे जा सकते हो। वो लेवल है ग्रोथ का। असल में 4 लेवल होते हैं। पहला तो इनिशियल हमने बात कर ली। जब ग्रोथ का लेवल आता है तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग आना शुरू हो जाते हैं जो आपके साथ मेहनत भी करते हैं और आपकी मेहनत में शामिल होकर आपको तरक्की दिलवाते हैं। और उस वक्त आप जब ग्रोथ का लेवल ले आते हो अपनी लाइफ में, तो उस वक्त आप हमेशा अगर ग्रोथ करते रहोगे तो हमेशा आपको और रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, और लोग मिलते रहेंगे, और कामयाबियां मिलती रहेंगी। और एक लेवल ऐसा आ जाता है आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। आप समझोगे कि आपने ग्रोथ का सारा लेवल अचीव कर लिया है, अब आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त क्या होगा? उस वक्त होगा ये कि आप समझोगे कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए और आप ये दावा करने लग जाओगे कि आपने पीक का लेवल अचीव कर लिया है। दोस्तों याद रखना, जिस दिन आपने पीक का लेवल अचीव कर लिया, उस लेवल के बाद हमेशा डिक्लाइन लाजमी आता है। पीक लेवल के बाद हमेशा डिक्लाइन आता है। जो शख्स ये कहने लग जाए कि मैंने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है, उसके बाद उसको तनज़्ज़ुली जरूर आएगी। आपको मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, नोकिया कंपनी। तो वो जब मोबाइल थे वो स्मार्टफोन नहीं थे, लाइक टच मोबाइल नहीं थे, और उनके अंदर ऐसे फीचर्स नहीं थे जो आजकल के फोन्स में होते हैं। तो नोकिया उस वक्त बहुत मशहूर हुआ करती थी, हर शख्स के पास नोकिया का फोन हुआ करता था। तो नोकिया ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि हमारे पास जो मोबाइल है ये सबसे बढ़िया मोबाइल है, इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकते। और उन्होंने उन मोबाइल्स में तब्दीली करना छोड़ दी। उन्होंने उन्हीं मोबाइल को बार बार बनाकर, बहुत ज्यादा बनाकर लोगों में बेचना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ मशहूर कंपनियां भी आने लग गई। एप्पल की कंपनी आई और उसने भी बहुत स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिए, और सैमसंग ने भी स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिए। इसी तरह बहुत सी कंपनियां आई, उन्होंने टच मोबाइल को लॉन्च किया, उनके अंदर नए नए फीचर्स डालते रहे जो कि मौजूदा दौर की जरूरत भी थे। तो जो नोकिया की कंपनी थी उसने ग्रोथ नहीं की, उसने उन्हीं मोबाइल को चलाना शुरू कर दिया। अगर आप ये बताओ कि नोकिया के कितने स्मार्टफोन्स हैं जो आप यूज कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका जो जवाब है बिल्कुल ना में होगा। अगर आप पूरे मुल्क में पूछो तो उसके भी 0.00% लोग भी नहीं होंगे जो नोकिया का कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे आईफोन कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई सैमसंग इस्तेमाल कर रहा है, कोई ओप्पो इस्तेमाल कर रहा है। टच मोबाइल्स में अगर बात करें तो वो क्या चीज है, ये मोबाइल आज तक क्यों चल रही हैं? और नोकिया ने अपना कोई स्मार्टफोन ऐसा नहीं बना सकी जो कि इनके मुकाबले में हो, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ रोक दी थी। उसने मौजूदा दौर के जो फीचर्स थे वो अपने मोबाइल्स में लाना छोड़ दिए थे। अगर हम बात करें एप्पल की, तो उसने अपने पहले मॉडल से लेकर अपने आज तक के मॉडल में दिन ब दिन फीचर्स को अनाउंस किया है, फीचर को अपग्रेड किया है। मतलब कि उसने अपनी ग्रोथ तो की, ग्रोथ के बाद हमेशा ग्रोथ करता रहा। उसने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं पीक लेवल को अचीव कर चुका हूं। तो उसके बरअक्स नोकिया ने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि उसने पीक लेवल अचीव कर लिया है और इससे बढ़कर कोई और मोबाइल बढ़िया बना ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो नोकिया की तरह कभी ये मत दावा करना कि आपने पीक का लेवल अचीव कर लिया है। अगर ऐसा करोगे तो नोकिया की तरह ही डिक्लाइन में चले जाओगे। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपने एप्पल फोन की तरह, आईफोन की तरह, सैमसंग की तरह अपने फीचर्स जो हैं अपडेट करते रहोगे वक्त के साथ साथ, तो यकीन मानो आप कामयाबी भी हासिल करोगे और तरक्की भी हासिल करोगे
आप पीक का लेवल भी अचीव करोगे और ग्रोथ भी करते रहोगे, कभी दावा नहीं करोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, वो भी सिर्फ अपने लगन और अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से। आज हम बात करने वाले हैं बास्केटबॉल के सबसे बेहतरीन प्लेयर जिसने बहुत कुछ अचीव किया, जिसने ओलंपिक्स में जाकर 2 गोल्ड मेडल जीते और उसने 6 चैम्पियनशिप्स जीती और 14 बार उसने मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स जीते। क्या उसको ये सब कुछ ऐसे ही मिल गया था? क्या उसने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की? क्या उसको ये सब कुछ आसानी से मिल गया था? उसकी ज़िंदगी को देखें तो हमें थोड़ा सा एहसास होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में ऐसे लेवल तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही नहीं होता कि हर शख्स ऐसे ही उठा और उसने ऐसे ही गोल्ड मेडल जीत लिए, ऐसे ही अवार्ड्स जीत लिए। उसके लिए एफर्ट्स लगती हैं। माइकल जॉर्डन की जो ज़िंदगी शुरू हुई एक गरीब घराने से हुई और एक झोंपड़ी से हुई, लेकिन माइकल जॉर्डन का जो बाप था उसको इल्म था कि ये जो माइकल है ये सबसे यूनिक बच्चा है, ये सबसे अलग करने वाला बच्चा है, ये कुछ कर दिखाने वाला बच्चा है। तो उसने एक बार उसके वालिद ने माइकल जॉर्डन को अपने पास बुलाया। के पास एक पुरानी शर्ट थी उसके वालिद के पास। तो उसने उस माइकल को कहा कि ये बताओ कि ये शर्ट कितने की होगी। तो माइकल ने कहा ये $1 की होगी। तो उसके वालिद ने कहा ये $1 की शर्ट तुम जाओ और $2 की बेच के आओ। माइकल ने ये नहीं कहा कि $1 की शर्ट, पुरानी शर्ट मैं कैसे $2 की बेच के आऊँ, बल्कि माइकल ने सोचना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह से ये $1 की शर्ट को $2 की बेच के आऊँ। इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए तो ये ना सोचो कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचो कि इसको मैं किस तरह से कर सकता। तो माइकल जॉर्डन ने भी इसी तरह किया। माइकल जॉर्डन ने उस पुरानी सी शर्ट को धोया और उसको प्रेस करने के बाद एक जगह पर गया, फिर दूसरी जगह पर गया और आखिरकार वो एक रेलवे स्टेशन पर उस शर्ट को $1 की शर्ट को $2 की शर्ट में बेचने में कामयाब हो गया। और जैसे ही वो घर वापस आया तो उसने अपने वालिद को बताया कि मैंने $1 की शर्ट को $2 में बेच लिया। तो उसका वालिद खुश हुआ। और फिर कुछ हफ्ते गुजरे तो माइकल के वालिद ने फिर एक पुरानी शर्ट उठाई और माइकल को कहा बेटा बताओ ये शर्ट कितने की है। तो माइकल ने कहा ये $1 की शर्ट है। उसके वालिद ने कहा बेटा अब आपने इस $1 की शर्ट को $20 का बेच के आना है। तो माइकल ने ये नहीं सोचा कि मैं इसको किस तरह से करूँगा, मैं इसको $1 की शर्ट को $20 में कैसे बेचूंगा। माइकल ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं इसको कैसे करूँगा, इसको कैसे अचीव किया जा सकता। तो इसको अचीव करने के लिए उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसके माइकल ने अपने दोस्त के पास एक मिकी माउस का स्टिकर देखा था, तो उसने उससे वो उधार मांग लिया और उस मिकी माउस के स्टिकर को उस पुरानी सी शर्ट के ऊपर लगाकर वो स्कूल के सामने खड़ा हो गया जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तो वहाँ पर वो जाकर आवाज़ लगाना शुरू कर दी उसने कि मिकी माउस का स्टिकर वाली शर्ट $20 में। तो उसने ऐसी आवाज़ लगाना शुरू कर दी। तो वहाँ से एक बच्चा जो कि अमीर का बच्चा था तो उसको वो शर्ट पसंद आ गई और उसने अपने वालिद से ज़िद कर वो शर्ट खरीद ली। और इससे माइकल ने $1 की शर्ट को $20 की शर्ट में बेचने में कामयाब हो गया। तो माइकल जब घर आया और माइकल ने अपने वालिद को बताया कि उसने $1 की शर्ट को $20 में बेच ली। माइकल का जो वालिद था वो जानता था कि इसको कुछ भी टास्क दिया जाए, इसको कुछ भी कहा जाए तो ये कर लेगा। तो एक दफ़ा फिर माइकल के वालिद ने एक पुरानी सी शर्ट उठाई और माइकल को बुलाया और उसे कहा बेटा बताओ ये कितने की शर्ट है। तो उसने कहा $1 की। और माइकल के वालिद ने कहा पिछली दफ़ा कितने की बेच के आए हो। तो माइकल ने कहा $20 की। तो उसके वालिद ने कहा अब तुमने इस शर्ट को $200 में बेच के आना है। माइकल ने फिर भी ये नहीं कहा कि $1 की शर्ट को मैं $200 में कैसे बेचूंगा।
बल्कि उसने अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि मैं इसको हासिल करके आऊँगा, मैं इसको करूँगा और किस तरह से कर सकता हूँ। अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया, उसको अचीव करने का अपने माइंड में स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर। रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में जाते हुए उसने एक अखबार देखी और वहाँ पर उसने देखा कि अखबार में लिखा हुआ था कि उसके शहर में एक फेमस एक्ट्रेस आ रही है। तो उसने सोचा कि अब मैं जाऊँगा वहाँ से उसका ऑटोग्राफ ले लूँगा। ऑटोग्राफ ले लिया उसने उस शर्ट के ऊपर, और शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ लेने के बाद वो बाज़ार में आया और उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दी उस फेमस एक्ट्रेस का नाम लेकर कि ये उसकी शर्ट पर उसने ऑटोग्राफ दिया है और ये शर्ट $200 से शुरू होती है इसकी बोली लगाने के लिए। तो सब लोगों ने उस शर्ट की बोली लगाना शुरू कर दी। तो बोली $200 से शुरू हुई और वो बढ़ते बढ़ते $2000 तक उस शर्ट की बोली लगी। तो माइकल ने $1 की शर्ट को $2000 में बेचने में कामयाब हो गया। तो ये थी उसकी लगन, उसको कुछ कर दिखाने की जो जिस्तजू थी। वो कभी भी ये नहीं सोचता था ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो ये सोचता था कि इसे मैंने किस तरह से करना है, इसको किस तरह से अचीव करना है। तो उसके माइंड का जो फॉर्मेट था काम करने का वो सबसे अलग था। दोस्तों, अगर आपने भी कामयाब होना है तो आप कभी ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकूंगा, बल्कि आपने ये सोचना है कि मैंने इसको किस तरह से अचीव करना है इस टारगेट को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले भी करना पड़ सकते हैं जिसमें आपको ये महसूस करवाया जाए कि आप बेवकूफ़ हो। लोग समझेंगे कि आप बेवकूफ़ी वाला फैसला कर रहे हो, लेकिन आप ही जानते हो कि आपकी ज़िंदगी में कौन से फैसले आपके लिए बेहतर हैं या नहीं। क्योंकि लोगों के लिए आपकी जो ज़िंदगी है वो एक मजाक है। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जो कि आपके फैसलों से हमेशा हंसते होंगे, आपके फैसलों पर मजाक उड़ाते होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने पेश करूंगा और आपको थोड़ा सा इल्म होगा कि ज़िंदगी के फैसलों में आपको कुछ फैसले ऐसे भी करने पड़ सकते हैं जिसमें लोग आपके फैसलों को हंस हंस कर अपना एक शुगल मेला लगा लेते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा कुछ दोस्त रोज़ाना एक होटल में आते और वहाँ पर खाना खाने के बाद एक वेटर लड़का था, उसको हमेशा बुलाते और उसके सामने कुछ नोट रख देते। उन नोटों में 1000 का नोट भी होता, 100 के नोट भी होते और 500 के नोट भी होते। वो लड़के हमेशा उस लड़के को बुलाकर कहते कि यार, तुम इन नोटों में से सबसे बड़ा नोट उठा लो, वो नोट आपका। और वो लड़का हमेशा क्या करता, उन बड़े नोटों में से हमेशा 100 का नोट ही उठाता। और 100 का नोट उठाने के बाद जब वो जाता और पीछे जो लड़के थे वो बहुत हंसते और कहते कि यार, ये कितना बेवकूफ़ लड़का है, ये कितना बेवकूफ़ है, इसको अक्ल ही नहीं है। और हंस हंस कर पागल हो जाते, कहते कि ये हमेशा 100 का नोट उठाता है। और रोज़ाना वो नए लड़के को लेकर आते और कहते कि यार, आज मैं आपको एक बेवकूफ़ लड़का दिखाता हूँ। और रोज़ाना वही काम चलता रहा, रोज़ाना उस लड़के को बुलाते और हमेशा वो सबसे छोटा नोट उठाता, 100 वाला नोट उठाता। इसी तरह ये चीज़ें देखता रहा उसका मैनेजर भी जब ये चीज़ें देखता रहा तो उस मैनेजर ने उस लड़के को अकेले एक दफ़ा बुलाया और कहा, यार, मुझे भी तुम्हारे बेवकूफ़ी पर हंसी आती है, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम हमेशा ही उन बड़े नोटों में से हमेशा 100 का नोट ही क्यों उठाते हो? तुमको 1000 वाला नोट उठाना चाहिए ताकि वो आप पर हंसे भी ना और आपको पैसे भी ज्यादा मिल जाएं। उस लड़के ने कहा, सर, मैं बेवकूफ नहीं हूं सर, जिस दिन मैंने उन बड़े नोटों में से 100 के नोट को छोड़कर 1000 का नोट उठा लिया तो इनके लिए वो गेम खत्म हो जानी है। उनके लिए ये जो मजाक है, मुझ पर हंसना, ये खत्म हो जाना है। इन्होंने फिर दोबारा कभी इस होटल पे नहीं आना, इन्होंने कभी फिर दोबारा मुझे बुलाकर इन नोटों की ऑफर नहीं करनी।
ये इनके लिए एक मजाक बना हुआ है, एक हंसी मजाक का एक मौका बना हुआ है। आते हैं और अब मजाक करते हैं, और ये होटल का खाना भी इसी वजह से खा लेते हैं ताकि ये इनको एक शुगल मिल जाएगा, एक मजाक मिल जाएगा मुझको बेवकूफ़ कहने का। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, और जिस दिन ये गेम ख़त्म हो जानी है तो मुझे वो 100 का नोट भी नहीं मिलना। एक बार मैं 1000 का नोट तो ले लूँगा, लेकिन उसके बाद फिर कभी ये गेम नहीं चलेगी। तो उस दिन उसके मैनेजर को भी समझ आ गई कि असल में जो हम समझ रहे होते हैं बेवकूफ़ी वाला फैसला, लोग समझ रहे होते हैं ये बेवकूफ़ी वाला फैसला है, मगर वो शख्स ही जानता है कि असल फैसला उसने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से किया। उस शख्स को पता था कि मेरे पीछे मेरे गरीब माँ बाप बैठे हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी बीवी बैठी है। मैंने अगर ये गेम ख़त्म कर दी ये सोचकर कि मुझे कोई बेवकूफ़ क्यों कहता है, मुझे कोई पागल क्यों कहता है, तो पीछे जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए भी मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी के फैसले कुछ इस तरह से भी होते हैं। आपको अपनी ईगो को हटाना पड़ता है, कुछ ऐसे फैसले भी करना पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई मोटिवेशनल चीज़ नज़र आई हो और कुछ सबक मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो पर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तकलीफ़ में हो, कोई भी आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी में 80% लोग ऐसे होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तकलीफ़, और 20% लोग ऐसे हैं जो कि ये बात सुनकर खुश होते हैं कि आप तकलीफ़ में। दोस्तों, तरक्की हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ वक्त लगता है। हमें अपने वक्त का इंतज़ार करना होता है, और जिस दिन हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारी हर एक चीज़ $1,000,000 बन जाती है। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में $1,000,000 बनने के लिए कुछ वक्त सर्फ करना होगा आप। दोस्तों, पाब्लो पिकासो जो कि एक मशहूर पेंटर गुजरा है, एक दफ़ा उसके पास एक औरत आई और उसने उस पेंटर से कहा, उस पाब्लो पिकासो से कहा कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा गिफ्ट दें जो कि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूँ, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को दिखा सकूँ। तो पाब्लो पिकासो ने एक पेपर लिया और उस पर 3 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना दी, और उस औरत को कहा ये पेंटिंग $1,000,000 पेंटिंग है। औरत उस वक्त हंसी और कहने लगी 3 सेकंड में $1,000,000 पेंटिंग, ये कहकर वो वापसी चले गई। लेकिन उसके दिमाग में ये बात थी कि ये 3 सेकंड के अंदर $1,000,000 पेंटिंग कैसे बन सकती है। उसने इस बात को देखने के लिए सारे शहर में पता किया कि इस पेंटिंग की क्या कीमत है। तो जिस भी वो पेंटर के पास वो पेंटिंग लेके जाती, वो पहले कहते ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, तो ये $1,000,000 पेंटिंग है। तो उस औरत ने सोचा कि अगर 3 सेकंड के अंदर $1,000,000 पेंटिंग बन सकती है तो मैं भी पेंटिंग सीखती हूँ। तो वो पाब्लो पिकासो के पास गई और उसने कहा कि आप मुझे बताएं, आप मुझे सिखाएं कि आपने ये 3 सेकंड के अंदर ये पेंटिंग कैसे बना ली, तो मैं भी आपसे सीखना चाहता। तो पाब्लो पिकासो ने कहा ये 3 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए, और आप कहते हो कि मैं आपको ये पेंटिंग सिखा दूँ। तो दोस्तों, इससे ये नसीहत मिलती है कि हमें कामयाब होने के लिए वक्त लगता है, और जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना ज़्यादा कीमत आपकी होगी और आपके हुनर की होगी, लोग आपकी कदर करेंगे। तो आपको अपने सही वक्त का इंतज़ार करना है और $1,000,000 अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपने आप को प्रोडक्ट बनाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों,
आज की वीडियो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में होने वाली है। अगर आप ये वीडियो इस सोच से आए हैं कि आप कुछ सीख जाओगे, कुछ पॉजिटिव चीजें सीख जाओगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो। और अगर आप ये हौसला करके भी बैठ जाते हो कि आप ये वीडियो देखने के बाद सीख लोगे या कुछ चीजें सीख लोगे, तो ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का एक पहला कदम कह सकता हूँ। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग असल में है क्या, हमारे दिमाग के अंदर दो ऐसी फैक्ट्रियां समझ लो जो कि एक पॉजिटिव के नाम से है और एक नेगेटिव के नाम से है। और दोनों ही फैक्ट्रियों के अंदर अगर हम बात करें तो काम करने वालों की तादाद जो है वो भी उतनी है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाली फैक्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो 50,000 लोग काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग वाली जो फैक्ट्री है उसमें भी 50,000 लोग ही काम कर रहे हैं। तो ये हम पर है कि हम कौन सी फैक्ट्री को ज्यादा तरक्की देना चाहते हैं, हम कौन सी फैक्ट्री को चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा तरक्की करे। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग वाली जो फैक्ट्री है ये तरक्की कर जाए, तो इसका एक चीज तो ये है कि हम उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर ये पॉजिटिव फैक्ट्री जो है उसके अंदर नए से नए एम्प्लॉयज हम खड़े करते जाएं, और नेगेटिव जो फैक्ट्री है उसमें से रोजाना एक एम्प्लॉय खत्म करते जाए। तो होगा क्या, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली फैक्ट्री होगी उसकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि नेगेटिव वाली थिंकिंग जो होगी वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी और उस फैक्ट्री का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली फैक्ट्री होगी उसके एम्प्लॉयज इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए दूसरी फैक्ट्री हमें बनाना पड़ेगी, वो भी नेगेटिव वाली फैक्ट्री की जगह पर हम पॉजिटिव फैक्ट्री भी लगा लेंगे। इसी चीज को अगर हम बरअक्स करना चाहें, अगर चीज ले आए, तो नेगेटिव फैक्ट्री के अंदर अगर हम नेगेटिव चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो नेगेटिव फैक्ट्री में हम रोजाना एम्प्लॉय बढ़ाते जाएं और पॉजिटिव वाले में से एम्प्लॉय घटाते जाएं, तो यही हाल हमारा नेगेटिव थिंकिंग के बारे में होगा। तो दोस्तों, ये आप पर है कि आप किस तरह से टैकल करते हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप गरीब ही मर जाओ। मतलब कि आपको, ये आप पर है कि आप लाइफ के अंदर किस तरह से चलना चाहते हो, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर इस चीज को आप पॉजिटिव लो तो आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है ये एग्जाम्पल। अगर आप यही सोचते रह जाओ कि मैं गरीब पैदा हो गया हूँ तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, तो भी गलत बात है। अगर आप ये ले लेते हो कि गरीब होना मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती तब होगी कि जब मैं गरीब ही रहा और कुछ ना कर सका, तो आपके माइंड के अंदर आएगा कि गरीब होना मेरी वाकई गलती नहीं है, मगर मुझे कुछ करना भी है। तो ये इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते कोई फल आपकी झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते कोई फल आपकी झोली में। मेरे दोस्त, कुछ तो आपको भी शाख को हिलाना होगा और कुछ फर्क नहीं पड़ता अंधेरे को बुरा कहने से, दिया तो कुछ आपको भी जलाना होगा। मतलब कि हमें ये चीज माइंड में रखनी होगी कि हमें अपने आप के अंदर या हमारे पास जो चीजें नहीं है उनको याद नहीं करना होगा, और कुछ हमें खुद से भी कुछ करना होगा। जो चीजें हमें नहीं मिली उनको हासिल करने के लिए हमें कुछ खुद से करना होगा, और बार बार ये भी नहीं कहना होगा कि मेरी जिंदगी में ये चीजें मुझे नहीं मिली तो इसीलिए मैं नहीं कर सका। आपको खुद ही अपना दिया जलाना होगा, अंधेरे को रोशनी में तब्दील करना होगा। तो इस तरह से तब्दीलियां। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आसिफ मुस्तफा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मॉर्निंग लाइट्स। दोस्तों, याद रखना, जो शख्स पानी से नहाता है वो सिर्फ अपना लिबास बदलता है, और जो शख्स
पसीने से नहाता है, वो शख्स इतिहास बदलता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, और दोस्तों हमेशा याद रखना, हर वो चीज जो तुम सोच सकते हो वो तुम हकीकत में भी कर सकते हो। और हमेशा एक और बात भी याद रखना, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो एक बात याद रखना ना, कि उन लोगों के लिए कामयाब होकर दिखा दो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं, उनको कामयाब होकर दिखा दो। और अगर तुम चाहते हो कि सूरज की तरह आप चमको, तो सूरज की तरह तपना भी सीख लो, क्योंकि अगर इस जिंदगी में, अगर इस दुनिया में जीना है और सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह तपना भी सीख लो, क्योंकि तुम्हें तपना पड़ेगा और फिर जाके उसी तरह की सूरज की तरह रोशनी आप दे सकोगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जिंदगी में क्या सीखा है, जिंदगी में मैंने एक ही बात सीखी है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कर जाओगे। और जिंदगी में, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि तुमको हरा सके, जो कि आपको हरा सके, जब तक कि तुम हार ना मान जाओ। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसान को हरा सके, जब तक कि वो इंसान खुद अपने अंदर से ना हार जाए। और जिस शख्स का कोई ख्वाब नहीं होता, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी में गोल्स बनाओ, अपनी अपॉर्चुनिटीज को खुद ढूंढो। लोग आपको आपके सामने प्लेट से अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, आपको खुद ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी। हमेशा याद रखना कि अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। थैंक यू सो मच। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हम आज बात करें किसी भी सक्सेसफुल शख्स के बारे में, किसी भी सक्सेसफुल शख्स के बारे में जो कि ओवरनाइट सक्सेसफुल हुआ होता है आपकी नज़र में, तो उसके पीछे सालों की मेहनत होती है जो कि आपको नज़र नहीं आती। जो आप समझते हो कि वो एक ही दिन में इतना कामयाब हो गया, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। उस सक्सेस के पीछे एक पागलपन होता है, कुछ कर दिखाने का पागलपन होता है, कुछ अचीव करने का पागलपन होता है। ऐसा ही पागलपन था एक बच्चे में, जो कि माली का एक बच्चा था, जिसमें फुटबॉल खेलने की जिस्तजू थी, फुटबॉल खेलने का एक पागलपन था। वो कुछ कर दिखाना चाहता था फुटबॉल की दुनिया में, जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। पूरी दुनिया में जितने भी देखने वाले लोग हैं, वो उनके दिलों में धड़कन बन चुका है। हम समझते हैं कि वो एक ही दिन में कामयाब हो गया, मगर ऐसा नहीं था। उसके पीछे उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसका पागलपन शामिल है। अगर हम उसकी ज़िंदगी को थोड़ा सी देखें और उसकी ज़िंदगी की मेहनत देखें और उसकी रूटीन देखें, तो आपको इल्म होगा कि वो ऐसे ही कामयाब नहीं हो गया। उसकी कामयाबी के पीछे उसका हार्ड वर्क है। सबसे पहले आता है मैदान में ट्रेनिंग के लिए और सबसे आखिर में जाता है जब सब चले जाते हैं मैदान से अपनी ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करने के बाद। तो ऐसे ही वो कामयाब नहीं हो गया। बचपन में उसका एक कोच है, वो बताता है कि बचपन में उसने ट्रेनिंग सेशन कैसे किया। उसका कोच बताता है कि मैंने जब खिड़की के बाहर से देखा तो बहुत सारे दरख्त ऐसे आपस में हिल रहे थे, तो उसको कोच ने सोचा कि ये कोई लोग हैं जो यहाँ पर हमला करने वाले हैं इस जंगल में। तो वो घबरा गया। जब उसने देखा तो वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहा था। जंगली पेड़ों के दरमियान प्रैक्टिस कर रहा है वो शख्स, एक बच्चा। दोस्तों, जितने भी लूजर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मगर उनके लिए जो बहाने होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी वो कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये कुछ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर पाए। उनके पास जो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनके पास बहाने भी बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। जो विनर्स होते हैं उनके लिए छोटी सी अपॉर्चुनिटी होती है, और वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी में से वो अपनी विनिंग चीज़ को, अपनी लगन को, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो उस छोटी सी अपॉर्चुनिटी से निकाल के बाहर आ जाते हैं। और जिनको कुछ नहीं करना होता, वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में से भी कुछ नहीं निकाल पाते। इसीलिए कहते हैं कुछ करना है, कुछ बनना है, तो छोटी सी अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करो,
ऐसे ना समझो कि मेरे लिए हर चीज़ ही बुरी आ रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अगर मैं आपको बताऊं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 साल की उम्र में दिल की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर्स ने यहां तक कह दिया था कि आप या तो फुटबॉल खेल सकते हो या तो आप जिंदगी गुजार सकते हो, तो उसने इसके बीच जिंदगी को छोड़कर उसने फुटबॉल को चुना। डॉक्टर्स ने कहा आप फुटबॉल खेलने के लिए आपकी सर्जरी होगी, आपकी दिल की सर्जरी होगी। उसने 15 साल की उम्र में यह फैसला किया कि मैं फुटबॉल खेलूंगा ही खेलूंगा। उसने उस एज में उसकी सर्जरी हुई और वो फिर उसके बाद वो आज एक दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है और पूरी दुनिया में देखने वालों के दिलों की धड़कन बन चुका है। वो क्या चीज थी? उसका पागलपन। आपको भी अपने पैशंस में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागलपन शामिल करना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहता है कि नंबर 1 बनने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम नंबर 1 बन जाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल ये होता है कि हम अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रख पाएं, क्योंकि नंबर 1 एक दिन के लिए आना कोई बड़ी बात नहीं होती, एक दिन के लिए आना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए आपको नंबर 1 बनकर और उसको मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी ये ना सोचो कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत कंसिस्टेंटली करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत कर ली और आपने समझा कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अचीव करने के बाद उसको मेंटेन रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस दौर में मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ हमारे माशरे में जो कि अजीब हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर देखी जाए तो वो हमारे से बरअक्स हैं। हमारे माशरे में बेहयाई, बुराई उनसे ज़्यादा होती जा रही है जो कि बेहया थे। वो तरक्की करते जा रहे हैं, वो बेहयाई जो है हमारे में शामिल होती जा रही है। मैंने अक्सर नोट किया है क्या हमारे मुल्क में ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग नहीं हैं जिनके बारे में हम बात करें और हमें फ़ख्र महसूस हो। क्योंकि मैंने चंद दिन पहले एक चीज़ नोट की कि हमारे मुल्क में उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि प्रमोशन के काबिल नहीं है, जिनकी प्रमोशन हमें नहीं करनी चाहिए, और हम उन लोगों को आगे नहीं ला रहे जो कि हकदार हैं। हम अपने बच्चों को उन चीज़ों के बारे में सिखा नहीं रहे, उन्हें बता नहीं रहे कि एग्जैक्ट रास्ता, असल रास्ता है क्या। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पिछले दिनों मैंने जो देखी कि टिकटॉक पर एक बच्चा मशहूर हुआ और वो कहने लगा हेल्प हेल्प हेल्प, तो उसको मशहूर कर दिया। अच्छा, ये क्या टैलेंट है अब मुझे बताओ, और उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। फिर एक बच्चा मैंने देखा जो कुछ अरसे पहले था, उसने कहा पीछे तो देखो, उसको इतना प्रमोट किया, उसे हर चैनल वालों ने बुलाया और इसे बहुत प्रमोट किया गया। क्या ये टैलेंट है? अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने जो फिर नोट की, जो हेल्प वाला जो लड़का था उसकी स्टोरी क्या थी। उसने एक मशहूर टिकटॉकर है नानी वाला, उससे क्या किया, उसने वीडियो बनाई, उसे कहा कि मुझे हेल्प करो, मुझे अपना आईफोन दो। आओ भाई, वो मांग रहा है। अब वो जो दूसरा टिकटॉकर है उसने भी उसको बुलाया और उसके साथ अपनी वीडियोस बनाई और उसे कहा कि तुम वज़ीर फ़कीर हो और तुम वीडियो बनाओ कि मैं आज से वज़ीर फ़कीर हूँ और मैं टिकटॉक पर हर दफ़ा हर किसी से चीज़ें मांगूंगा। अब ये सिखाया जा रहा है। अब मुझे बताओ, क्या ये टैलेंट है? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी ये कहें कि मैं हर किसी से चीज़ें मांगूं? ये क्या सिखाया जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम उन लोगों को आगे ला रहे हैं और वो चीज़ें हम आगे ला रहे हैं जो चीज़ें हमें नहीं सिखानी चाहिए। हमें सिखाना चाहिए कि मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ, कुछ बढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छे रास्ते से आगे बढ़ो, ऐसे रास्ते चुनो जिससे आपको फ़ख्र महसूस हो,
ना कि बताने में भी आपको शर्म महसूस हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, क्या हमारे पास ऐसे टैलेंटेड बच्चे नहीं हैं जिनमें लिखने, पढ़ने और कुछ कर दिखाने की सलाहियत हो? मैं तो उंगलियों में गिन भी नहीं सकता, ऐसे इतने लोग हैं हमारे पास, इतने लोग हैं हमारे पास जिनको हम अगर चाहें तो उंगलियों में भी नहीं गिना जा सकता। अच्छा, हम दिखाते क्या हैं? कहते हैं कि हम जो देखते हैं हम वही करने लग जाते हैं। और अच्छा, अब मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे माइंड में क्या आता है। मैं ये मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ और मेरी वीडियो चलती नहीं है, आगे नहीं चल रही, और समटाइम मेरे माइंड में आता है कि यार मैं भी उस तरह की बेहुदा और इस तरह की चीज़ें बनाऊं तो क्या पता मैं मशहूर हो जाऊं। अब ये चीज़ होती है, मतलब कि देख देख के बंदा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे अच्छे काम को प्रमोट नहीं किया जा रहा, और मैं ऐसा काम क्या करूं जिससे मैं प्रमोट हो जाऊं। इसीलिए हमारे इन्हीं जो प्रमोशन करने वाले लोगों की वजह से हम गलत रास्ते चुनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारी हौसला अफजाई की जाए, अगर हमारी हौसला अफजाई की जाएगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और उन लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमारा माशरा तरक्की करेगा। अगर माशरे की तरक्की चाहते हैं तो आप चाहते हो कि माशरा तरक्की करे और माशरे में शऊर आए, माशरा जो है आगे बढ़ पाए, उन लोगों को आगे लाना होगा जो आपकी मुल्क की तरक्की के सफ़र में आपका साथ दे सके। मैं एक दफ़ा वीडियो देख रहा था, उसमें मशहूर किया हुआ था मुसल्ली, एक मुसल्ली लड़का है, वो रत्तन खाता है और इस तरह के पान वगैरह और इसके इस तरह के उसका मुंह है, और वो मतलब उसको मशहूर किया हुआ है खोते वाला। अब देखो क्या मशहूर कर रहे हो यार, कुछ तो ख्याल करो। मैं तो आपसे यही कहूँगा, फिर भी आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं हार जाऊंगा क्या तुम जीत जाओगे? अगर तुम जीत जाओगे, लो मैं हार जाता हूँ। दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी में जीत का जो मतलब है बहुत ही गलत मायनों में लेना शुरू कर दिया। हमें इल्म ही नहीं होता कि हम जीत के चक्कर में कितना आगे चले जाते हैं, और हम आगे जाने के चक्कर में बहुत पीछे रह जाते हैं और हम हार जाते हैं। और हम जिस चीज़ को जीत समझ रहे होते हैं वो जीत नहीं बल्कि हमारी हार होती। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप ही बताना कि असल में जीत होती क्या है। अक्सर लोग जिस चीज़ को जीत समझ रहे होते हैं वो हालांकि हार होती है। आज उन्हें इस कहानी से इल्म होगा कि जीत कैसे हासिल की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। दोस्तों, किसी एक गांव का एक लड़का था जो कि बहुत तेज दौड़ता था और जिसके बारे में मशहूर था कि ये अपनी हर रेस को जीतता है और ये किसी भी रेस में हार ही नहीं सकता। और बहुत से मुकाबले होते थे और वो हर मुकाबलों में हिस्सा लेता था। और एक दफ़ा एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ जिसमें उस लड़के ने भी हिस्सा लिया, और पूरे मुल्क में जितने भी बड़े बड़े शहर थे वहाँ से भी लड़के आए, उन्होंने भी उस दौड़ में हिस्सा लिया। और हुआ भी कुछ यूं कि वो लड़का रेस जीत गया। और जैसे ही वो रेस जीता तो उसने अपने हाथ बुलंद किए और कहने लगा, है कोई और जो मुझसे रेस करे, जो मुझसे मुकाबला करे। और उसकी रेस एक बूढ़ा शख्स भी देख रहा था और सब उस लड़के की जीत पर तालियां बजा रहे थे। और लड़का उन तालियों के बीच ये कह रहा था कि है कोई और जो मुझसे मुकाबला करे। लेकिन सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसके बरअक्स वो जो बूढ़ा था उस लड़के के लिए तालियां नहीं बजा रहा था। एक और मुकाबला हुआ, उसी तरह सारे उस लड़के की रेस देखने आए और सब ये जानते थे कि वो लड़का रेस जीतेगा। और उसी रेस में वो बूढ़ा फिर था, तो उसी लड़के ने फिर से आवाज़ लगाई, है कोई और जो मुझसे मुकाबला करे। उसी तरह अपने हाथ बुलंद किए, है कोई और जो मुझसे मुकाबला करे। तो वो दूसरी रेस भी जीत चुका था।
तो जैसे ही तीसरी रेस हुई तो फिर उसी लड़के ने ये बात कहने लगा कि है कोई और जो मुझसे मुकाबला करे, मैं रेस जीत जाऊंगा। तो जो वो बूढ़ा था, जो उन सब लोगों के बरअक्स तालियां नहीं बजा रहा था, सब तालियां बजा रहे थे उसकी जीत पर, वो बूढ़ा तालियां नहीं बजा रहा था। वो बूढ़ा उसके पास गया और उसके पीछे एक नबीना शख्स था और एक बूढ़ी औरत थी। उसने उस लड़के को कहा, आज तुम्हारा मुकाबला है इन दो लोगों से, तुमने इनसे रेस जीत के दिखानी है। तो वो लड़का हंसने लगा और कहने लगा, ये नबीना शख्स क्या मुकाबला करेगा मेरा, और ये बूढ़ी औरत क्या मुकाबला करेगी मेरे साथ। बूढ़े शख्स ने कहा, आओ फिर देख लेते हैं कि कौन जीतता है ये मुकाबला। तो वो लड़का जीत के गुरूर में इतना मगन था कि उसने मुकाबला कबूल कर लिया और रेस शुरू हो गई और वो दोनों वहीं पर खड़े रहे और वो लड़का इतना तेज दौड़ा कि उसने अपनी फिनिशिंग लाइन कंप्लीट कर ली और वो दोनों वहीं के वहीं खड़े रहे। और उस लड़के ने हस्बे मामूल जैसे वो अपने जीत के हाथ बुलंद करता था, उसने हाथ बुलंद किए, मगर इस बार कोई उसकी जीत पर तालियां बजाने वाला नहीं था। हर कोई खामोश हो गया, हर शख्स खामोश था। वो लड़का उस बूढ़े के पास आया और कहने लगा, मैं जीत गया हूं फिर भी कोई मेरे लिए तालियां नहीं बजा रहा, क्या वजह है? उस बूढ़े शख्स ने कहा, अब तुम एक काम करो, इस बूढ़ी को भी और इस नबीना शख्स को भी अपने साथ लेकर दौड़ो और आपने उस फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना है। उस लड़के ने ऐसे ही किया, उस नबीना शख्स का भी अपने हाथ में हाथ पकड़ा, उस बूढ़ी औरत का भी हाथ पकड़ा और फिनिशिंग लाइन पर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ जैसे ही उसने फिनिशिंग लाइन पर अपने कदम और उन दोनों के कदम एक साथ रखे तो तालियों की गूंज इतनी थी कि सब उसको दाद दे रहे थे, उस लड़के को दाद दे रहे थे। लड़का बहुत परेशान और बूढ़े से कहने लगा, मैं जब रेस जीता था तो कोई तालियां नहीं बजा रहा था, अब इनको साथ लेकर इनको भी साथ जितवाया है तो ये सब तालियां बजा रहे हैं। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, दोस्त, हर चीज़ ही जीत नहीं होती, कहीं पर हमें हारना ही पड़ता है और हारने के बाद हमारे लिए वो जीत होती है। अक्सर हम कमज़ोर लोगों को देखकर हम जीत के लिए भाग पड़ते हैं, लेकिन हमें इल्म नहीं होता कि उनसे जीतना हमारे लिए हार होगा, उनसे जीतना हमारे लिए जीत कभी नहीं हो सकता। मुकाबला करना है तो उनसे करो जिनसे मुकाबला तुम्हारा बनता है और फिर लोग तालियां बजाएंगे। अगर तुमने उनसे मुकाबला शुरू कर दिया जिनसे तुम्हारा मुकाबला ही नहीं बनता, उनको अपने साथ लेकर चले तो फिर हमारी जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि YouTube पर नए आए हैं और जो कि चाहते हैं कि वो अपनी ग्रोथ कर सकें और जिनको एक जो माइलस्टोन YouTube वालों ने दिया है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइब। देखने में और सुनने में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन लगता है, मगर आपको मैं अगर ये कहूँ कि ये कुछ भी नहीं है और इसको अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन चंद बातें जो हम इग्नोर करते हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। उन चीज़ों पर हमने अपनी तवज्जो मरकूज रख ली। अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई मुश्किल बात ही नहीं है। ये तो उन्होंने तो 1 साल का ये टाइम लिमिट है, 12 महीनों का, लेकिन आप इसको बहुत जल्द ही अचीव कर सकते हो। मगर आपको इनको अचीव करने के लिए थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, कोई थोड़े से प्लान अपनी माइंड में और अपनी ज़िंदगी में बनाकर चलने होंगे। वो कुछ प्लान और वो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। अब हम बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है जिससे आप YouTube पर जल्द से जल्द ग्रोथ कर सकते हो और अपना जो माइलस्टोन है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर आप सबसे जल्दी और फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हो। पहली चीज़ जो है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने कंटेंट के अंदर।
आपको मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक तरीका बताने जा रहा हूँ। कोई वो ट्रिक्स ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप बहुत सारी चीज़ें आपने अपने चैनल पर अप्लाई भी की होंगी, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी अपना उठाना पड़ा होगा। जैसे कि सम टाइम आपको कॉपीराइट्स क्लेम आ जाते होंगे, किसी यूट्यूबर ने आपको बताया कि वहाँ से कंटेंट उठा लो, यहाँ से उठा लो और अपना काम चला लो, लेकिन इस चीज़ से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आपका। जो आप अपना काम कर रहे होते हो, आप समझते हो कि ये मुमकिन ही नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ जाए तो आपको क्या करना होगा, अपना कंटेंट बनाना है। पहले तो आपने अपना कंटेंट बनाना है और उस पर फोकस करना है, और कंसिस्टेंसी जो होगी आपकी वो होनी चाहिए। डेली एक वीडियो और वो भी क्वालिटी पर आपने हमेशा फोकस रखना। दिन ब दिन स्टार्टिंग में आपको हिचकिचाहट होगी, स्टार्टिंग में आपको बोला नहीं जाएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि बहुत ही अजीब लगेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। जैसे ही उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक वायरल वीडियो ऐसी चली जाएगी जिससे आपके चैनल की ग्रोथ। अच्छा होगा क्या, जो अपने छोटी छोटी वीडियोस आप बनाते रहे और एक वीडियो जो कि फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, ट्रेंडिंग पे चले, तो वो जो छोटी छोटी वीडियोस थी वो ब्राउजिंग जो फीचर है उसके साथ आपको रिकमेंडेशन मिलती रहेगी, साथ साथ वो वाली वीडियोस भी लोगों के रिकमेंड में जाएंगी, तो वो भी लोग देखेंगे, तो मतलब पूरा चैनल ही ग्रोथ होगा। सिर्फ एक वीडियो आपको इंतज़ार करना है अपनी चैनल की ग्रोथ और अपने एक वीडियो का जो कि वायरल हो। उसके लिए भी एक चीज़ है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेंडिंग टॉपिक का इंतज़ार करो, अपनी वीडियोस बनाते रहो और ट्रेंडिंग जो टॉपिक है उसका इंतज़ार करो। जिस दिन वो ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाए आपने उस पर मौके पे चौका। और कुछ सेटिंग होती हैं उन पर तवज्जो दो और लोगों पर तवज्जो दो, अपने जो चैनल का जो इंट्रो है उस पर तवज्जो दो, उसके अबाउट सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं वो सब ऐड करें, टैग एंड टाइटल्स पर तवज्जो, तो बस इस चीज़ पर तवज्जो दें। और लोगों की जो बातें हैं कि भाई आप ग्रोथ नहीं कर सकोगे, आप अचीव नहीं कर सकोगे, इन चीज़ों को आपने माइंड में आने ही ना दो। ये चीज़ें अपने माइंड में रखोगे तो आप बहुत जल्द सक्सेस हो सकोगे, बहुत जल्द आप उस लेवल तक पहुंच सकोगे जो कि लोग आपको पहुंचता हुआ देखना नहीं चाहते। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एक छोटा सा जो पौधा होता है जब उसको बीज की शक्ल में रखा जाता है और फिर बीज बो दिया जाता है तो वो पौधा नहीं जानता, वो बीज नहीं जानता कि वो बड़ा कितना होगा और बड़ा होकर वो कितने ज्यादा फल देगा और उसके फल से लोग कितना फायदा उठाएंगे। तो फिर हम इंसान होकर हम कैसे जान सकते हैं कि हम कितने बड़े इंसान बनेंगे या कितने छोटे इंसान बनेंगे या हम कितनी ज्यादा तरक्की करेंगे। वो क्या चीजें हैं जो हम करके ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आज आपको मैं जिस चीज के बारे में बताना चाहता हूं वो है आपकी लगन। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो कि आप YouTube पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर तरक्की करें तो आपको थोड़ी सी एक कहानी की शक्ल में एक मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। उससे अगर आपको ये लगे कि आप ऐसा करने के बाद फिर भी तरक्की नहीं करोगे तो फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये फील होने लग जाए कि आप एक साल से पहले ही जो टारगेट है YouTube का वो अचीव कर लोगे, आप 1000 सब्सक्राइबर तो क्या इससे भी ज्यादा अचीव कर लोगे और आप 4000 घंटे तो क्या इससे भी ज्यादा अचीव कर लोगे, तो आप अगर एक सोच लो तो आपको चाहिए कि आप ये YouTube चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दो दोस्त थे और दोनों ने YouTube चैनल बनाने का सोचा। और दो दोस्तों में फर्क क्या था?
दो दोस्तों में फर्क ये था कि दो दोस्तों में से एक जो दोस्त था वो 3 महीने के अंदर ही इतना वायरल हो गया, उसकी YouTube वीडियोस इतना पसंद करने लगे लोग और उसका पैसा आने लग गया उसको। और उसका जो दूसरा दोस्त था उसके पास जो माइलस्टोन था वो भी अचीव ना हो पाया, पैसा तो छोड़ो। तो वो भाग कर गया अपने दोस्त के पास और कहता कि यार मुझे ये बता दो कि ये आपने कैसे कर लिया, आपको कैसे पैसे आना शुरू हो गए, आपने ये ऐसे कैसे अचीव कर लिया और आपका माइलस्टोन भी अचीव हो गया, मुझे ट्रिक बता दो, वो तरीका बता दो जिससे आपने ये सब कुछ अचीव किया है। तो उसका वो दोस्त जिसने वो सारी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ ली थी, जिसने अपने आप को प्रमोट कर लिया था, अपने आप को उस सीढ़ी पर पहुंचा लिया था जिससे पैसे आते थे, आप उसको, उस दोस्त ने उस छोटे यूट्यूबर को जवाब दिया, भाई कल मैं आपको नदी के किनारे मिलूंगा, तो आप वहां पर आना और मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैंने ये कैसे हासिल किया। और हम दोनों ने एक साथ ही यूट्यूब चैनल बनाया था और तुम अभी तक पीछे रह गए हो और मैं आगे कैसे बढ़ गया। तो जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा और उसका दोस्त भी वहां पर ऑलरेडी बैठा था, वो वहां पर नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। जैसे ही वो दोस्त आया जिसको अभी सक्सेस हासिल करना था, तो उसने जल्दी से पूछा और खुशी के मारे पूछा कि हाँ दोस्त, अब मुझे बता दो कि आपने ये कैसे हासिल कर लिया। तो उसके दोस्त ने उसको पकड़ा और उस नदी में फेंक दिया और उसके सर को इतनी देर तक उस नदी में रखा कि जब तक उसकी सांस निकलने ही वाली थी तो उसने उसको फिर बाहर निकाल लिया। और फिर उस दोस्त से पूछा, हाँ बताओ, जब तुम नदी में थे और आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप मुझे बताओ कि आप क्या चाह रहे थे कि आप क्या करो, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। और मेरी एक ही कोशिश थी कि मैं उस नदी से जितनी कोशिश हो सके, जो मर्जी हो सके, मैं ये यहां से निकल जाऊं। मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि मैं इस नदी से निकल जाऊं और सबसे पहले एक सांस ले सकूं। तो उसके दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मेरी हालत भी यही थी, मेरी हालत भी यही थी कि मुझे इस चुंगल से निकलना था, मुझे इस मुकाम से निकलना था, मुझे लोगों की इन बातों से निकलना था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इस YouTube से पैसा नहीं कमा सकते, मुझे इन चीजों से निकलना था। मेरी उस वक्त जो सिचुएशन थी ये थी कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। तो मेरी सिचुएशन ऐसे थी कि अगर मैं ना निकलता तो मैं मर जाता। और ये तुम जब नदी में गए तो तुम्हारी वो सिचुएशन थी। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो वो लगन, इतनी ही लगन अपने काम से करो। सिर्फ ये ना हो कि आप सिर्फ कर रहे हो तो बस हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी काम के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है। अगर आप किसी भी काम को ऐसे ही कर रहे हो कि बस काम चल रहा है तो होने दो, तो बस होता ही रहेगा लेकिन कुछ होगा नहीं। और आपके दोस्त भी ये कहते होंगे कि बेटा काम कुछ ऐसा कर जिससे आए पैसा, तो ये चीज भी आपको पॉजिटिव लेनी चाहिए कि हाँ मैं इतनी लगन से करूंगा कि मुझे पैसा भी आ जाएगा। बस आपकी लगन और आपकी मेहनत से ये 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आपको वाकई ही ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू।